अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ और वेलकम करते हैं आपको एक और एपिसोड हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश में। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर इनाम दानिश ही स्टूडियो में मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ हम उनसे डिस्कस करते हैं। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे ज़रूर होते हैं जो किसी न किसी की मौत का सबब बनते हैं, जिसमें ख़ासकर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके स्टाफ की गफलत भी शामिल होती है। आज इसी को टॉपिक बनाते हैं और डॉक्टर साहब से इसी की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर और पेशेंट का एक एतमाद का रिश्ता है। मरीज़ अपने डॉक्टर पे एतमाद करता है और डॉक्टर भी यही सोच के कि उसने एक हल्फ उठाया है कि खिदमत खल्क करनी है, किसी की जान बचानी है, वो अपनी भरपूर कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं आए दिन हॉस्पिटल्स के अंदर और टीवी पे भी आप देखते हैं, न्यूज़ आ रही होती हैं कि किसी की डेथ के ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, घर वालों ने इमरजेंसी में तोड़ फोड़ की, डॉक्टर्स को टॉर्चर किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, स्टाफ को, नर्सिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, इमरजेंसी में तोड़ फोड़ की। तो ये वाक़यात आए दिन होते हैं। आज हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर एक पेशेंट की डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर तो उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ताकि आज ये आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि वो कौन से अवामिल होते हैं जो जिसकी वजह से किसी पेशेंट की डेथ होती है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पेशेंट की डेथ का सबब बनते हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको वो अवामिल बताऊं जिनकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है, एक बात याद रखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जिसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, दिल का कमज़ोर हो जाना, फालिज है, इसके अंदर काफ़ी ख़तरा होता है। नमूनिया है, यानी कि जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल जाता है, नमूनिया है या सेप्सिस इसको कहते हैं कि जिसमें पूरे इन्फेक्शन फैल जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पॉइजनिंग है कि जो लोग जहर पी लेते हैं या खाने में जिनके जहर चला जाता है उनको काफ़ी ख़तरा होता है। इसी तरीके से एक्सीडेंट के जो पेशेंट होते हैं इनके भी मोर्टेलिटी का बहुत ख़तरा है। ये वो तमाम बीमारियां हैं जिनमें मौत का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है और घर वालों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताऊं कि ये आए दिन की न्यूज़ है कि पेशेंट को गलत इंजेक्शन लग गया। मैं आज आपको क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि इंजेक्शन से बचें, जिस हद तक बच सकते हैं। ख़ास तौर पे किसी क्लिनिक पे इंजेक्शन ना लगवाएं। इंजेक्शन अगर लगवाना हो तो आप हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि जो इंजेक्शन है उसका असर बहुत जल्दी होता है। यही वजह है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत जल्दी आते हैं। एक चीज़ कहलाती है एलर्जी, इसको आम ज़बान में कह लें, या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है कि पता चला कि 1000 पेशेंट को वो इंजेक्शन लगे, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो कोई पेशेंट आया उसमें एलर्जी हो गई और डेथ हो गई। तो क्लिनिक पे वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आप एक ट्रीटमेंट दे के बचा सकें। वो चीज़ें हॉस्पिटल में ही होती हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज का मैसेज है कि हर मुमकिन तरीके से ना इंजेक्शन घर पे लगवाएं, ना ही किसी क्लिनिक पे लगवाएं। अगर टैबलेट खा सकता है एक आदमी जिसको उल्टी मतली नहीं हो रही है, वो टैबलेट खा सकता है, सिरप पी सकता है, आप टैबलेट लें, इंजेक्शन ना लें। और बहुत ज़रूरी है तो हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लें। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अब वो उन अवामिल पे आते हैं। मैं पहले आपको एक लिस्ट बता देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे कि पेशेंट से अपने रिलेटेड जो उसकी बीमारी है, कि उसकी बीमारी कितनी ख़तरनाक है, किस कैटेगरी में आती है और कितना शदीद आदमी बीमार है। तो यानी कि पेशेंट से रिलेटेड जो है वो फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद जो घर वाले लाने वाले हैं उनसे रिलेटेड भी फैक्टर्स होते हैं। फिर जिस इमरजेंसी में पहुंचे हैं उसमें क्या सहूलियात मौजूद हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर नर्सिंग केयर पर डिपेंड करता है कि नर्सिस कैसी हैं या नर्सिंग उस हॉस्पिटल की कैसी है, इस पर भी मोर्टेलिटी डिपेंड करती है। फिर हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन मोर्टेलिटी को कैसे रोक सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा जो कंसल्टेंट है, जो स्पेशलिस्ट है, उसका क्या रोल है और वो जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होती है।
यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई भी मर्ज़ होता है उसकी शिद्दत का और कह सकते हैं कि जो डेथ है उससे कितना ताल्लुक़ होता है? अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट के से रिलेटेड। जब पेशेंट कुछ बीमारियाँ, एक तो पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है। यंग एज में डेथ के चांसेस कम होते हैं। जो जो आदमी की उम्र बढ़ती है उसकी और बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी होती हैं और वो सब मिलके एक वजह बन जाती है डेथ की। दूसरे सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी शदीद किसी को बीमारी है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसकी मेन आर्टरी बंद है, उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ, और दूसरा पेशेंट उसकी छोटी ब्रांच एक बंद है, ये छोटी आर्टरी बंद है, उसको हार्ट अटैक हुआ। तो जाहिर है कि जिसकी बड़ी आर्टरी बंद है, जिसकी मेन आर्टरी बंद है, उसको हार्ट अटैक होने में मौत का ख़तरा भी ज़्यादा है। तो तमाम अटैक एक जैसे नहीं होते। आप ये जो फैमिली वाले कहते हैं कि वो उसको भी हार्ट अटैक हुआ तो उस हॉस्पिटल में गया था वो तो ठीक हो गया, इसको हार्ट अटैक हुआ तो ये इसको ये क्यों हो गया? तो भाई हार्ट अटैक की सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि कोई छोटी ब्रांच बंद हुई है, बड़ी ब्रांच बंद हुई है। तो ये इसके अलावा फिर पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो उसकी मोर्टेलिटी का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर बहुत सांस फूल रहा है, उसके फेफड़ों में पानी जमा हो गया है, तो ये पेशेंट ज़्यादा सीरियस है। कितनी देर हो गई है पेशेंट को, अलामात जब उसको पेन शुरू हुआ या अलामात है, और उसके बाद आप कितनी देर में हॉस्पिटल पहुँचे, ये भी बहुत सारे डिपेंड करता है कि इंसान के पास फैसिलिटीज़ कितनी है, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, एम्बुलेंस कब आई है और कितनी देर में घर वाले थे या नहीं थे। तो ये सब चीज़ें। फिर अगर इससे पहले अटैक हुआ है कि नहीं, अगर यानी कि एक आदमी का पहले दिल कमज़ोर है पहले अटैक में, तो यकीनन दूसरे अटैक में उसको और ज़्यादा ख़तरा होगा। इसी तरीके से ये कि किडनी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनीज़ जो हैं वो हमारे गुर्दे से ही काम कर रहे हैं कि नहीं। गुर्दे जो है ये बहुत कमज़ोर गुर्दों में मोर्टेलिटी का ख़तरा, मौत का ख़तरा वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर एक पेशेंट आता है फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के, ये हम उसको दो चीज़ें ऑफ़र करते हैं कि या तो आप इंजेक्शन लगवा लें या फिर एंजियोप्लास्टी कर लें। अगर ना करें तो यकीनन हार्ट अटैक का ख़तरा है कि उससे मौत हो सकती है, और अगर हम ये करते हैं तो इनका भी अपना ख़तरा है कि इंजेक्शन का भी अपना ख़तरा है कि इंजेक्शन की वजह से भी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी चूँकि ठीक हो जाती है इसलिए इंजेक्शन दिए जाते हैं और सारी प्रिकॉशन रखी जाती है, एहतियात की जाती है जब इंजेक्शन दे रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, किसी के क्लॉट है उसको निकाल रहे हैं, तो जहाँ बेनिफिट का उम्मीद है कि पेशेंट की बचत होगी, वहीं पे चूँकि इमरजेंसी में आप प्रोसीजर कर रहे हैं, वहाँ पे क्लॉट है, क्लॉट आगे पीछे हो सकता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ख़तरा हो सकता है। अब कोई ये कहे कि जी हम तो अपना पेशेंट जो है वो लेके आए थे ज़िंदा, वो तो बातें कर रहा था, वो तो पाँव से चल के आया था और उसको आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। भाई यकीनन जो टाइम गुजरता है तो वक्त के साथ साथ बीमारी बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से जो किसी भी प्रोसीजर का अपना एक ख़तरा मौजूद होता है। अच्छा, ये बताइए जो रिलेटिव साथ होते हैं उनका कितना किरदार होना चाहिए? अब जहाँ तक घर वालों का ताल्लुक़ है तो ये देखें कि जब कोई पेशेंट किसी की डेथ घर पे हो जाती है तो आज तक कभी किसी ने देखा कि उसने अपनी पिटाई की हो या अपने घर वालों की पिटाई की हो कि पेशेंट कैसे मर गया। अपनी अगर गलती है या अपनी कोताही है या कुछ है तो कभी उसके ऊपर अपने ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगे। लेकिन वही पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच के 5 मिनट के बाद डेथ हो जाती है तो इल्ज़ाम डॉक्टर पे आता है कि जी हम तो अपना पेशेंट जिंदा लेके आए थे, अब कैसे मर गया, ये तो आपने मार दिया। भाई हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा, उसको ट्रीटमेंट तो देंगे, तो वक्त के साथ पेशेंट की सीवियरिटी भी होती है और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसकी भी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कहना है कि जी हम तो पेशेंट ठीक लेके आए थे, यहाँ कैसे मर गए, ये तो आपने जो इंजेक्शन दिया है इसकी वजह से मरा है। भाई ये इंजेक्शन और पेशेंट्स को भी तो देते हैं, वो सब तो नहीं मरते हैं। तो यानी कि डॉक्टर्स जो है वो परेशान है कि ट्रीटमेंट करें या ना करें। ट्रीटमेंट करते हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो कहते हैं जी आपने अभी ये इंजेक्शन दिया उसके बाद पेशेंट मर गया। तो ऐसा नहीं है। जो मेडिकल आदमी ट्रेनिंग ले रहा होता है वो अप्रोप्रिएट काम करता है, उसको पता होता है कि किस मौके पे क्या करना चाहिए। तो दूसरे ये कि जो फैमिली है वो सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर आप जाके हॉस्पिटल में कहें कि जी डॉक्टर साहब आप पूरी अपनी कोशिश करें जितनी हद तक कर सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, तो डॉक्टर अपनी जान लगाएगा।
लेकिन अगर आप जाते धमकाना शुरू कर देंगे कि हम फलां के रेफरेंस से हैं, वो हमारा जानने वाला है और देखें जी हमारा पेशेंट बचना चाहिए, हमारे पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए, तो जब आप पहले से डराने धमकाने का रवैया रखेंगे तो डॉक्टर तो बददिल हो जाएगा। वो तो टच करते हुए भी डरेगा कि कहीं मैंने कोई ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद पेशेंट को कुछ हो गया तो आप पकड़ लेंगे जी, तो आपने इंजेक्शन दिए, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हुई है। तो डॉक्टर पर ट्रस्ट करें और उसको सपोर्टिव दें, उस वक्त कहें कि नहीं डॉक्टर साहब आप पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह मालिक है। इसी तरह ये होता है कि हर आदमी समझता है कि मेरा पेशेंट सीरियस है, इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो हर अटेंडेंट ये चाहता है सबसे पहले मेरे पेशेंट को देखा जाए। हर अटेंडेंट ये चाहता है कि अगर देख लिया है तो डॉक्टर मेरे ही पेशेंट के पास खड़ा रहे। डॉक्टर का एक प्रोटोकॉल बनाए कि पेशेंट आया, पहले ईसीजी कर लें, थोड़ी सी हिस्ट्री ले लें, देख लें कि स्टेटस क्या है पेशेंट का। एक इमरजेंसी लुक देखने के बाद पेशेंट हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा पेशेंट ज़्यादा सीरियस है। एक आदमी जो खामोश लेटा है मुमकिन है वो ज़्यादा सीरियस हो उसके मुकाबले में जो शोर कर रहा है। कुछ लोगों को शोर करने की आदत होती है, तो हम ये देख लेते हैं इमरजेंसी क्या है, किस पेशेंट को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम पहले उसको अटेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसका किसी भी पेशेंट की डेथ में कितना हाथ हो सकता है? अब ये कि इमरजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में ये होता है कि एक सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन की जिसने ट्रेनिंग ली होती है वो ड्यूटी पे मौजूद होता है और वो अपने सारे स्टाफ से बाकी जूनियर डॉक्टर से काम ले रहा होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी के अंदर नहीं होता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें ये होता है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं व्हाट्सएप के ज़रिए अपने ईसीजी भेज देते हैं, बाकी रिकॉर्ड भेज देते हैं, डॉक्टर को कांटेक्ट में रहते हैं। तो कोई सीनियर डॉक्टर हमारे यहाँ इमरजेंसी के अंदर नहीं होता है। ये एक तवज्जो तलब चीज़ है कि आप सिर्फ अपॉइंटमेंट करें इमरजेंसी के लिए, कंसल्टेंट की, आप FCPS डॉक्टर्स को सिर्फ हायर करें इमरजेंसी के लिए, तो उससे हमारी इमरजेंसी केयर बहुत बेहतर हो सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जब से ये मेरिट ओपन हुआ है तो 70% गर्ल्स होती हैं, 30% बॉयज़ होते हैं। जो लड़कियाँ हैं उनमें से काफ़ी की शादी हो जाती है और वो ये प्रोफेशन छोड़ देती है। उसके अलावा जो लड़कियाँ जॉब करती भी हैं उनकी कोशिश होती है कि ज़रा ऐसी जगह पे हो जहाँ काम ज़्यादा ना हो, वार्ड के अंदर रखें। इमरजेंसी में आम तौर पे लड़कियाँ जाना पसंद नहीं करती, तो वो 30% लड़के ही आम तौर पे इमरजेंसी कर रहे होते हैं। अब आ जाए कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। वजह बहुत, आप ये देखें कि एक ग्रेड 17 या 18 का टीचर है जिसने MA किया है, उसकी भी तनख्वाह उतनी ही है जितनी कि एक डॉक्टर की है। एक डॉक्टर कितनी मेहनत से बनता है, मैट्रिक में, इंटर में, न जाने कितने टेस्ट दिए, सबको बीट करके आगे पहुंचता है, फिर कितना पैसा खर्च होता है, कितनी मेहनत करता है, और उसका भी ग्रेड अगर 17 है, उसकी सैलरी, और एक टीचर जिसने BA MA किया है, MA करने के बाद वो लेक्चरर लग गया, उसकी सैलरी बराबर है। तो ये जुल्म है। आप अगर जैसे PIA के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर अलग है तो डॉक्टर्स का भी सैलरी स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान से लोग कोशिश करते हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, और जो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते वो सऊदीया चले जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में एक डॉक्टर को 1 लाख रुपए मिलते हैं महीने के। सऊदीया जाएगा तो कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपए जो है उसकी सैलरी होगी। तो यहाँ रहेगा कौन? यही वजह है कि हमारी इमरजेंसीज के अंदर अच्छे डॉक्टर्स मिलना मुश्किल है। ये आप सोचें, गौर करें, ये गवर्नमेंट भी गौर करे कि ये जो सारे हमारे रिश्तेदार मरीज़ जो इमरजेंसी में जाते हैं, इनके साथ क्या होता है कि जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं। आप तनख्वाहें जो हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, इमरजेंसी के डॉक्टर्स रखें, और जो डॉक्टर्स की जो है सैलरी स्ट्रक्चर आम ग्रेड से अलग उसको करने की ज़रूरत है, तब जाके यहाँ पाकिस्तान में कोई स्टे करेगा। इमरजेंसीज़ का बुरा हाल है, ज़ाहिर है अनट्रेंड लोग हैं और वो ना प्रॉपर डायग्नोज कर पाते हैं, ना मैनेज कर पाते हैं। ये मैं अपनी कम्युनिटी के बात बता रहा हूँ, लेकिन इसकी रीज़न भी वही बता रहा हूँ कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं। इसकी मेन रीज़न यही है। तो जो मजबूरी में है वो पाकिस्तान में रहता है, वरना तो ज़ाहिर है जिसको मौका मिलता है वो चला जाता है। इसके अलावा ये होता है इमरजेंसी में
कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी जो है प्रॉपर इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग तो होती नहीं है, तो जिसकी पतली गर्दन हो उसको इमरजेंसी में भेज दिया जाता है। यानी कि स्किन के डॉक्टर को उठा के इमरजेंसी में भेज दिया, इसके तो वो जो स्किन का डॉक्टर है वो इमरजेंसी कैसे डील करेगा? तो जिसकी पतली गर्दन हो, जिसकी अप्रोच ना हो, सोर्स ना हो, सिफारिश ना हो, उसको इमरजेंसी के अंदर ला दिया जाता है। इमरजेंसी काले पानी की सज़ा है कि जिसके अंदर पेशेंट यानी कि डॉक्टर को 6 से 8 घंटे कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है और उसमें कोई रेस्ट भी नहीं मिलता, और अलग से ख़तरा, मरीज़ों से पिटाई का ख़तरा अलग होता है। तो हर कोई इमरजेंसी से बचना चाहता है। आप दुनिया भर में एक दिन अगर आदमी ने इमरजेंसी में काम किया तो उसको 2 दिन रेस्ट मिलता है, फिर वो तीसरे दिन ड्यूटी पे आता है। कम से कम ये तो करें कि इमरजेंसी के डॉक्टर्स की ड्यूटी एक दिन इमरजेंसी हो, एक दिन उसका रेस्ट हो, फिर इमरजेंसी हो, फिर रेस्ट हो। अब फिर भी आदमी काम कर सकता है। डेली आप 6 से 8 घंटे पागलों की तरह इमरजेंसी में काम नहीं कर सकते। ये मैं नहीं समझता कि इंसान के बस की बात है। और अगर वो करता है, फटीग है, थका हुआ है, बेजारी से काम कर रहा है, तो वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी एमएस साहिबान हैं वो सुन रहे हैं, तो वो ड्यूटी रोस्टर को चेंज करें, इमरजेंसी का ऑल्टरनेट डे रखें, डेली ना रखें। जहाँ तक डॉक्टर्स का ताल्लुक है, इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स होते हैं, तो अब आप ये देखें कि पहले मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। अब जो भी गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर्स रखे जाते हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट में मेरिट तो बहुत कम होता है। सियासी या अपने असर व रसूख से जो है काफ़ी वो चीज़ें पोस्ट मिलती हैं। मेरिट का तो पाकिस्तान में कत्लेआम है, मेरिट के ऊपर तो बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो आप खुद सोच लें कि जो लोग सिफारिश पाएंगे, जो मेरिट वालों का हक मार के सिफारिश पाएंगे, उनका लेवल क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोशिश उनकी ये होती है कि सस्ते से सस्ता डॉक्टर मिल जाए। ज़ाहिर है कि जो आदमी ज़रा टैलेंटेड होता है, ब्रिलियंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जो कम सैलरी का डॉक्टर हो वो मिल जाए। ये भी इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि इमरजेंसी के अंदर फैसिलिटीज़ क्या हैं। मैंने ऐसी भी इमरजेंसीज देखी हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे ईसीजी मशीन या तो है नहीं या ईसीजी मशीन ख़राब है। आप कार्डियक पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और आपके पास ईसीजी मशीन ख़राब है, इससे बदतर और क्या हाल हो सकता है हमारी इमरजेंसीज़ का। डिपेंड करता है कि ईसीजी है आपके पास, एको है आपके पास, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ब्लड टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो इमरजेंसी के साथ आपके पास कितना बड़ा बैकअप है, जितनी बड़ा बैकअप होगा उतना ही ये अच्छी इमरजेंसी होगी। बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं आपको देखें जो कराची में जो लोग अफोर्डिंग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैंने 2 इमरजेंसीज़ को बहुत अच्छा देखा है। एक आ खान की इमरजेंसी को और दूसरे ज़ियाउद्दीन की इमरजेंसी को। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे अप्रोच करें। मेरा ख्याल है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये दोनों इमरजेंसीज काफ़ी बेहतर है और दूसरे के मुकाबले में। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो नर्सिंग की कह सकते हैं कि कोई अच्छी तरबियत ना की गई हो और प्रोफेशनली उनकी तरबियत ना की गई हो तो कितना असरअंदाज हो सकता है? नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेशेंट केयर के अंदर। नर्स ब्लड प्रेशर चेक करती है, अगर ब्लड प्रेशर लो है और वो डॉक्टर को इन्फॉर्म ना करे, ब्लड प्रेशर हाई है डॉक्टर को इन्फॉर्म ना करे, तो मरीज़ को नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से मेडिसिन भी नर्स दे रही होती है। अब वो सही दे या गलत दे ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम हाउस जॉब कर रहे थे, एक पेशेंट कांपते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। नर्स दौड़ती हुई आई, करने के भी कुछ देर पहले मैंने इसको शुगर की मेडिसिन दी थी, तो शायद इसकी शुगर लो हो गई, देखा शुगर चेक कम थी, दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, पेशेंट ठीक हो गया। बाद में मालूम हुआ कि वो पेशेंट ने अपना बेड चेंज किया था कि गर्मी की वजह से वहाँ पे फ़ैन नहीं था, वहाँ पे था, वो उसने अपना बेड चेंज कर लिया। और नर्स आई, उसने कहा भाई बेड 15 तुम्हारा है। उन्होंने कहा हाँ जी ये है, लो अपनी मेडिसिन खाओ। अब उसको शुगर नहीं थी लेकिन फिर भी शुगर की दवा दें। तो ये ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, इस तरीके से नर्सिंग में मिस्टेक भी हो सकती है। देखिए नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है कि पेशेंट उसके अंदर जो आउटपुट पेशेंट का निकलता है। मैं जब एंजियोग्राफी के लिए जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करता हूँ, उसकी हिस्ट्री देखता हूँ, ईसीजी देखता हूँ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें देखता हूँ कि मुझे सोचना होता है कि पेशेंट को क्या है और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या निकलना चाहिए इसके अंदर। जब मैं अंदर जाता हूँ
तो सारे इमरजेंसी प्रिकॉशंस के बारे में पूछता हूँ। अब मैं नर्स से पूछता हूँ आपके पास एट्रोपिन है, जी है, दिखाइए कहाँ है, वो सर वहाँ ट्रॉली में रखी है। यानी कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी नर्सिंग के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा भाई डिफिब्रिलेटर ये चार्ज है, देख हर चीज़ को मैं पहले खुद से कंफर्म करता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। प्रॉब्लम कोई भी कर सकता है, नाम डॉक्टर का आता है, तो इसलिए मुझे जाके हर चीज़ पहले चेक करनी होती है। मैं नर्सिस पे बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें जो गवर्नमेंट की नर्सिस हैं, फिर वो मैंने आपको बताया वहाँ पे तो मेरिट है नहीं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सिस होती हैं, जब वो ज़रा सीनियर हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, तो वो डिमांड करते हैं भाई हमारी सैलरी बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर वो सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, तो इसलिए वो किसी और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर नए लोग आ जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है। तो नर्सिस की वजह से भी मोर्टेलिटी होती है। तो लेकिन वो इल्ज़ाम सारा चूँकि डॉक्टर के ऊपर ही आता है। ये सारे अंदर की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक़ हो सकता है किसी भी मरीज़ की मौत से? हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। ख़ास तौर पे जो सहूलियात हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हों उनको मेंटेन करना वो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो मशीनरी है उसको मेंटेन रखना, रिपेयर कराना या नई मशीन मंगवाना, ये सारा जो है वो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। कि आपके पास ये देखें कि डिफिब्रिलेटर जो शॉक की मशीन है वो ठीक है या नहीं है। अब मैं अगर जाके अपना प्रोसीजर करता हूँ, मुझे ये इत्मीनान होगा कि जो कैथ लैब का मैनेजर है उसने हर चीज़ मेंटेन करके रखी है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेटर ठीक है, हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ठीक करा दिया। इंट्रायोटिक बैलून पंप है, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें इमरजेंसी में ज़रूरत हो सकती है। तो वो हमारे एक जानने वाले थे, उनको एंजियोग्राफी के अंदर उनकी डेथ हो गई, बहुत पुरानी बात है। तो मैं जब खुद कार्डियोलॉजिस्ट बना, मैं उस हॉस्पिटल में गया, मैंने कहा यार ये 10-15 साल पुराना वाक़या है, इस तरीके से एक पेशेंट आया था और उसकी डेथ कैसे हुई थी। तो उन्होंने कहा जी वो डिफिब्रिलेटर नहीं चल रहा था, यानी कि पेशेंट को शॉक देने की ज़रूरत थी और वो मशीन काम नहीं कर रही थी। तो इसमें ज़िम्मेदारी किसकी हुई? हॉस्पिटल की, कि उसने इन चीज़ों को मेंटेन क्यों नहीं रखा। इल्ज़ाम किसके सर आया? डॉक्टर के सर, कि जी डॉक्टर ने एंजियोग्राफी में पेशेंट को मार दिया। अब जाहिर है कि ये चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। इसी तरीके से एक हमने ये भी सुना है, एक साहब एंजियोप्लास्टी कर रहे थे, तो जो ड्रिप होती है वो ड्रिप ख़त्म हो गई, और ये ड्रिप को देखना जो है एक नर्स की जिम्मेदारी होती है। एक नर्स को पूरा लगाया होता है कि आपने ये दवाएं देनी है और ये ड्रिप वो करनी। ड्रिप के अंदर से एयर गई, पेशेंट के अंदर एयर गई, एयर बबल से जो है वो उस हार्ट ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो पेशेंट की डेथ हो गई। इल्ज़ाम किसके सर आया कि जी एंजियोप्लास्टी कौन कर रहा था? वो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी कर रहा था और उसकी वजह से जो है वो पेशेंट की डेथ हो गई। ऐसा नहीं है, एक डेथ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। डॉक्टर के अलावा जो है वहाँ पे जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल की मशीनरी, ये बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कितना पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है या उसकी मोर्टेलिटी हो रही है। अच्छा यहाँ आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं उनका मरीज़ को बचाने में कितना किरदार होता है, या आप कह सकते हैं कि बचाने के साथ साथ उनकी डेथ में भी क्या उनका कोई किरदार होता है? अब आते हैं कंसल्टेंट, इनके जो स्पेशलिस्ट है उसका कितना रोल होता है मोर्टेलिटी के अंदर। देखें जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंसल्टेंट जो है ट्रेंड होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग उसी की होती है। बाकी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है, जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो एक तो ये कि तमाम तर जिम्मेदारी कंसल्टेंट की होती है, डॉक्टर की होती है। जो ही एक पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो रात के 3 बजे भी आए तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर यही होता है कि वो फ़ौरन ईसीजी डॉक्टर के पास भेजते हैं, सारी रात जगाते हैं, यानी कि पल पल की खबर देते हैं और फिर गाइडेंस ले रहे होते हैं। अगर ज़रूरत हो तो फिर हमें जाना भी होता है। तो कंसल्टेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो डॉक्टर की को पहले से ही मालूम होता है कि ये, उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग होती है कि पेशेंट को क्या मेडिसिन देनी है और क्या प्रोसीजर करना है।
प्रोसीजर के दौरान मैंने फिर भी बताया कि पेशेंट की अपनी सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है। हम अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर है, घर वालों को बताते ज़रूर हैं कि देखें भाई आपका पेशेंट सीरियस है, लेकिन कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि अगर वैसे छोड़ दें तो भी ख़तरा है, लेकिन घर वाले कहते हैं ठीक है आप कोशिश कर लें। लेकिन अगर कोशिश के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर का अपना भी रिस्क होता है, अगर कोई मोर्टेलिटी होती है तो फिर वो सारी जो है डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, भले उसका उसमें कसूर हो ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ होती है नेग्लिजेंस, कि डॉक्टर की गफलत है, जानबूझ के नहीं, ह्यूमन एरर हो गया। और दूसरा मेल प्रैक्टिस कहलाती है, यानी कि एक पेशेंट की आर्टरी 100% बंद है, डॉक्टर ये कहता है कि भाई ला मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, और 100% आर्टरी को खोलने की ट्रेनिंग उसके पास नहीं है, तो ये मेल प्रैक्टिस है, उसने पेशेंट को ख़तरे में डाल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई हाई रिस्क पे अगर प्रोसीजर होता है, कोई भी ऑपरेशन हो, हाई रिस्क ऑपरेशन हो, तो एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए किसी दूसरे डॉक्टर से कि क्या हमारे लिए ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कितना रिस्क है, करें तो क्या होगा, नहीं करें तो क्या होगा। उम्मीद है कि आज जो है वो आपको मालूम हो गया होगा कि एक पेशेंट की मोर्टेलिटी जो है उसमें कितने बड़े एलिमेंट हैं। उस पेशेंट की एज, उसकी बीमारी की नौइयत, कि कितनी ख़तरनाक बीमारी है, उसमें फिर ये कि घर वालों का बिहेवियर डॉक्टर के साथ कैसा है। अगर एक खौफज़दा डॉक्टर है तो वो कम मरीज़ को देखेगा कि कम से कम, जैसे कि और बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि वो कोशिश करता है कि भाई मैं इसको कम से कम टच करूं। ऐसा ना हो कि मेरी किसी दवा से, किसी वजह से पेशेंट को कुछ हो गया तो घर वाले कहेंगे कि ये आपने ये इंजेक्शन दिया, उसकी वजह से मर गया। तो घर वालों का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्सिस जो हैं हमारे मुल्क में प्रॉपर नर्सिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे होना चाहिए। देखें ये इंसानी जान का मामला है, इसको सियासत की नज़र ना करें कि सियासी भर्तियाँ ना करें। ये सब, किसी का भी रिश्तेदार हॉस्पिटल में आ सकता है, किसी का भी बहन भाई रिश्तेदार हॉस्पिटल में आ सकता है। सबको दुनिया में तो रहना है, अल्लाह के यहाँ भी जाना है। तो भले डॉक्टर हों या नर्सिस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इसको सियासी भर्तियाँ ना करें, मेरिट के ऊपर करें। जो बेचारे टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे आने दें, वो पीछे रह जाते हैं, और ये सियासी भर्तियों के लोग आगे आके और इनको कुछ नहीं आता, ये फिर मोर्टेलिटी का सबब बनते हैं। अब ये आप खुद सोच लें कि माशरे में इसको कैसे बेहतर करना है। बेसिक हेल्थ यूनिट के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि वहाँ पे क्या करते हैं कि एक छोटी सी जगह पर डॉक्टर को बिठा देते हैं जिसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े हॉस्पिटल बनाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ हों। एक मरीज़ जाए तो वहाँ से ठीक हो के आए, कि उसके वहाँ इतनी सहूलियात हों कि उसे कहीं और ना जाना पड़े। ये अपनी एनर्जी और पैसा ज़ाया करने वाली बात है कि आप छोटे छोटे से यूनिट बनाए थे बेसिक हेल्थ यूनिट के नाम से, और वहाँ पर कभी डॉक्टर जा सकता है, कभी नहीं, ना दवाएं होती हैं, ना मशीनरी होती है। तो वो सिर्फ नाम के हैं, सैलरी लेने के लिए, वरना बेसिक हेल्थ यूनिट का कोई काम नहीं है। आप जो है बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं और अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें। याद रखें जो स्पेशलिस्ट है, जो कंसल्टेंट है आपका, वो उसकी कोशिश होती है कि मेरा मरीज़ ठीक हो जाए, उसका नाम बनता है। वो नहीं चाहेगा कि मेरा नाम ख़राब हो। मगर एक पेशेंट को ठीक होने में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जूनियर डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, नर्स है, हॉस्पिटल है, मशीनरी है। ये सब चीज़ें मिलके एक पेशेंट को ठीक कर रही होती हैं, और यही सब चीज़ें मिलके एक पेशेंट की मौत का बायस भी बन सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज अंदाज़ा हो गया होगा कि एक मोर्टेलिटी के पीछे कितने लोगों का हाथ हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इस टॉपिक को भी काफ़ी अच्छे से आपने कवर किया। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ मेरा और आपका साथ यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की जानिब से बहुत खूबसूरत तोहफ़ा, और इस तोहफ़े की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी ही एक छोटे से मैसेज के साथ अपनी होस्ट इरम काशिफ को हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।